कहाँ कैसे हैं आप सब? टॉप इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना शर्मा। आज की वीडियो में हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो आप एक एंट्रेंस टेस्ट बीएड का दे रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी या नेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो यूँ देखा जाए तो आदिकाल जो है एक बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ वो आदिकाल के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी दूंगी जैसे आपने सिर्फ नाम सुने हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको याद करना आसान रहे। और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह आप उनको याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं आदिकाल में। देखिए, आज हमारा टॉपिक है आदिकालीन लौकिक साहित्य की परंपरा और आदिकालीन गद्य साहित्य की परंपरा। इन दोनों से हमने चुने हैं अति महत्वपूर्ण कृतियां। एक बात और क्लियर कर दूं, परंपरा का मतलब मैं ये शायद आपके लिए भी अंडरस्टूड होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि जब मैं सारी प्रवृत्तियां या जो रचनाएं हैं आदिकाल की जो मैं आपको बताऊंगी, परंपरा का मतलब है एक के बाद एक, यानी जो सबसे पहले आई फिर उसके बाद उसके बाद। तो आदिकालीन लौकिक साहित्य की जो परंपरा है वो सुदीर्घ अर्थात लंबी और अच्छी है। सबसे पहली इसमें रचना जो बहुत ज्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है और माना जाता है ये पहली रचना है डोला मारू दोहा। डोला मारूरा दोहा, ये इस नाम से संबंधित पूछा जाता है, ये कौन से काल से है। तो आपको बता देना है आदिकाल से। कैसा साहित्य है? लौकिक साहित्य है। इसकी रचना किसने की है? कुशल राय वाचक ने। ये प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं। अगला है जयचंद्र प्रकाश। इसकी रचना भट्ट केदार ने की थी। देखिए, जयचंद्र प्रकाश बहुत बार पूछी गई है, मेरे हिसाब से आपको इस पर स्टार लगा लेना चाहिए। जयमेघ जस चंद्रिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों एक जैसी हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा। तो जयमेघ जस चंद्रिका रचना है मधुकर कवि की। अगली है वसंत विलास। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इसके रचयिता के संबंध में थोड़ा विवाद हमेशा ही रहता है, किंतु माना जाता है कि सर्वप्रथम इनके जो संपादक हैं वो हैं केशवलाल हर्षदा राय ध्रुव। तो 84 दोहे हैं इस पूरी रचना में वसंत। तो उन दोहों में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो वसंत ऋतु है और स्त्रियों के बारे में, यानी वसंत ऋतु का जो रमणीय मौसम है, स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण, इसीलिए मनोहारी चित्रण कहा गया है। अब एक नाम जो सबसे ज्यादा जुड़ा है आदिकाल से वो है खुसरो। खुसरो की पहेलियां, ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो पहले मैं थोड़ा आपको खुसरो के बारे में बता देती हूँ। खुसरो जो साहित्यकार थे, अमीर खुसरो, एटा के पटियाला गांव के रहने वाले थे। उनके बचपन का नाम अबुल हसन था, ये भी पूछा जाता है। ये बड़े ही स्वभाव से विनोदी सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ खुलकर इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, तभी आप समझ सकते हैं इनकी जो पहेलियां वगैरह हैं वो इतनी फेमस हैं, क्योंकि आम लोगों में जो भाषा प्रचलित थी, यानी खड़ी बोली की शुरुआत इन्होंने यहाँ से की थी। इनका स्थान महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने एक काले कपड़े में लपेट कर एक सूफी संत के पास ले गए। यह वह सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने आशीर्वाद दिया कि यह बालक संसार का सबसे बड़ा कवि होगा। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। इन्हीं को इन्होंने बड़े होकर गुरु बनाया। अपने गुरु से खुश रहे और बड़ा लगाव रखते थे। और जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो शोकाकुल होकर अमीर खुसरो ने एक दोहा लिखा था। ये भी पूछा जाता है कि किसका दोहा था।
या कभी-कभी ज़्यादा डीप जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि अमीर खुसरो ने इस दोहे को किसकी मृत्यु पर शोकाकुल होकर लिखा था? निजामुद्दीन औलिया पर। अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछे तो भी याद रखिएगा। तो दोहा इस प्रकार है, बहुत ही फेमस है, सुना होगा आपने भी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहुदेश। इस दोहे के फेमस होने का एक कारण ये भी है कि ये आध्यात्मिक दोहा, जिस तरह से हम सबको पता है कि ये संसार मिथ्या है और अपना घर यानी आत्मा को परमात्मा से मिलना है। आगे बात करते हैं अमीर खुसरो की रचना, जिसका नाम है खालिद सॉरी खालिक बारी। कहीं कहीं यहाँ पे द भी लिखा था किताबों में इसलिए, लेकिन असली नाम यही है, खालिक बारी। तो इसके बारे में पूछा जाएगा किसकी रचना है और क्या है, तो ये एक शब्दकोश है यानी डिक्शनरी। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या लिखा है? पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल की भी रचना की है। तो आइए आज मैं आपको अमीर खुसरो जी की रचनाओं, जिनका नाम आपने सुना है, दो सूखने, पहेलियां, मुकरियां, उदाहरण सहित दिखाती हूँ इस वीडियो में। पहेलियां, पहेलियों के संबंध में सबसे फेमस आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी भी होगी। हरी थी मन भरी थी वह लाख मोती जरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका उत्तर है मक्का, भुट्टा भी जिसे कहते हैं। अब मुकरियां समझिए। मुकरियों का अर्थ होता है कि हर पंक्ति का अलग अर्थ देना। इनके संबंध में आप एक उदाहरण देखिए। रात समय वह मेरे घर आए, सुबह हो तो चले जाएं, यह अचरज है सबसे न्यारा, हाँ सखी साजन ना सखी तारा। तो यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो अलग अलग अर्थ दे रही हैं और दिखेगा आपको कोई अर्थ के साजन के बारे में बात कर रही है, जबकि वो बात कर रही है तारे के बारे में, क्योंकि वो भी रात को निकलता है तारा और सुबह नहीं दिखता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। राह चलते मोरा अचराग है, ना अपनी कह न मेरी सुन, ना मौसो कोई झगड़ा झाटा। ये जापान आ गया है, जाटा है मिसप्रिंट टाइपिंग में। हाँ सखी साजन ना सखी काटा। काटा भी राह चलते पकड़ लेता है, ना उससे कोई झगड़ा झाटा होता है। दो सूखने, दो सूखने का अर्थ होता है दो या तीन प्रश्नों का एक ही उत्तर दे देना। ये भी बड़े फेमस है। अभी तक आप इनको पहेलियों की तरह हो सकता है प्रयोग कर रहे हो, लेकिन अब समझ लीजिए। दो सूखने हैं अमीर खुसरो जी के। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, सिपाही क्यों खड़ा। इन तीनों लाइन का एक ही उत्तर है फेरा न था। पान यानी पनवारी पान के पत्ते हमेशा पानी में रखता है, तो वो उनको फेरता रहता है, उलटता पलटता रहता है ताकि वो सड़े ना। और घोड़ा क्यों अड़ा, घोड़े के ऊपर भी हाथ फेरा जाता है। सिपाही क्यों खड़ा, सिपाही को भी फेरा लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो एक तरफ खड़ा रहेगा तो दूसरी साइड से कोई चोर घुस सकता है। एक और उदाहरण है, ये देखिए यहाँ पंडित है लेकिन यहाँ पथिक शब्द होता है सही में तो। पथिक प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों। पथिक होता है पथ पर चलने वाला, तो पथ पर चलने वाला हमेशा अपने साथ लोटा रखता था। उन दिनों में जगह जगह कुएं वगैरह होते थे तो वो अपने लोटे में जल भरवा कर पी लेता था। गधा उदास क्यों, लोटा न था। दोनों का उत्तर एक लाइन में, क्योंकि गधे ने आराम नहीं किया था और पथिक के पास लोटा नहीं था। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो जी की गजल बहुत फेमस रही हैं। तो गजल के माध्यम से उन्होंने कहा गया है, देखिए ये भी एक आध्यात्मिक गजल है। किसी रईस की महफिल की बात क्या है अमीर, खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए, अदा की आड़ में खंजर की बू छुपाए हुए, मेरी कज़ा को वह दुल्हन अपनी बनाए हुए। कज़ा मतलब मृत्यु, ये नुक्ता है इसके नीचे। फिर इनका गीत देख लीजिए, अमीर खुसरो ने गीत के रूप में लिखा है जो कि बहुत फेमस है। लाज शर्म सब छीने रे मुझसे नैना मिलाई। ये भी आध्यात्मिक है और आपने काफी सुना भी होगा। तो ये जानकारी थी अमीर खुसरो जी के बारे में। और अब हम बात करेंगे अपने आदिकाल के लोक साहित्य जो अपभ्रंश में भी लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, उस समय अपभ्रंश भाषा चल रही थी, यानी टूटा फूटा रूप, ठीक है, हिंदी का। जो अभी तक जो
पाली प्राकृत भाषाएं चल रही थी, फिर अपभ्रंश आया, उसके बाद खड़ी बोली आई थी। तो अमीर खुसरो ने वो सबसे पहला प्रयोग किया था पहेलियां लिखकर। तो लोक साहित्य जो सबसे फेमस है यहाँ आदिकाल का, और जिससे संबंधित प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो। देखिए, अब्दुल रहमान का संदेश राशक हमेशा पूछा जाता है। या तो रचना का नाम दिया जाएगा या रचनाकार का। हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण, मरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, सोम प्रभु की कुमारपाल प्रतिबंध। ये आपको अच्छे से याद करनी है। आगे चलते हैं आदिकाल की गद्य साहित्य की परंपरा के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर जो नाम है राउल वेल, बहुत सुना होगा आपने। सबसे पहले वही सवाल आपसे पूछा जाएगा, कौन से काल से संबंधित है, तो आदिकाल से। इसके बाद ये किस तरह का काव्य है, चंपू काव्य। ये काव्य के अलग अलग रूप होते हैं। एक किसी वीडियो में मैं आपको सारे निबंध और काव्य के अलग अलग रूप जरूर बताऊंगी, ताकि आप खुद भी पहचान सके कि यह रचना किस प्रकार के काव्य में की गई है। अब राउल वेल के बारे में आपने सिर्फ आज तक नाम ही सुना होगा। लाइए मैं कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में भी दे दूं। ये एक शिलाकित कृति है, सबसे पहले जान लीजिए, जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में आज भी उपलब्ध है। वहीं से लेकर इसको प्रकाशित किया गया। इनकी रचना किसने की? राउल वेल की। रोड़ा कवि। रोड़ा कवि की पुस्तक का नाम राउल वेल, याद रखिएगा। राउल वेल में नख से सिख वर्णन की परंपरा शुरू हुई, यानी नायिका के नख से सिख। जैसे आपने पद्मावत में सुना होगा कि जायसी जी कैसे नाखून से लेकर सिर तक एक एक अंग की पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो वो परंपरा शुरू हुई राउल वेल आदिकाल से। तो राउल इसमें नायिका का ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। अगली रचना है आदिकाल गद्य की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी रचना किसने की? दामोदर शर्मा जी ने। यह व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, निबंध है, काव्य है, या फिर कहानियां हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, इसको तरीका है याद करने का, प्रकरण, व्याकरण, ठीक है। ऐसे ही कुछ अपनी कल्पना जोड़ लीजिए, फिर ये चीजें याद रखनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैं तो ऐसे ही करती थी। वर्ण रत्नाकर, इसकी रचना एक मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर ने की है। यह एक शब्दकोश है। देखिए, इसको भी देखिए आप, वर्ण और शब्दकोश को मैच कीजिए। शब्दकोश में क्या होते हैं? वर्ण से ही तो ढूंढते हैं आप, अ वाले शब्द, फिर अंग वाले शब्द, है ना, क वाले, ख वाले। इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ज्ञान संजीवनी यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ज्ञान संजीवनी एक डिजिटल मैगजीन है धार्मिक, जिसकी मैं प्रेस मीडिया प्रभारी हूँ। और आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पहले भी मैथिली शरण गुप्त की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। आज भी आपको नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आपको अगर संस्कृत सीखनी है, आध्यात्मिक से रिलेटेड, या कुछ प्रेरक प्रसंग जो कि आपके बहुत काम के हैं, खास करके हिंदी स्टूडेंट्स के, और ज्ञान संजीवनी के यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोस जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। टॉप इन हिंदी को भी आगे बढ़ाइए। जितना प्यार आपने अभी तक टॉप इन हिंदी को दिया, उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।